दोस्तों, हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आपके लिए आज हम दूसरी यूनिट जो कि आपका हिंदी भाषा का उद्भव और विकास से संबंधित है, इसमें हम आपके लिए हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित सारी जानकारी यानी कि आपका कंसेप्ट लेकर आए हैं। कंसेप्ट के साथ मैंने आपके जो हैं एमसीक्यू भी क्लियर किए हैं। एमसीक्यू जो हैं आपके बहुत ही मैंने सिलेक्टेड लिए हैं। उन एमसीक्यू को बहुत मतलब जितने भी एमसीक्यू हैं उनको आप तैयार कीजिए और साथ में ये जो मैं कंसेप्ट लेकर आई हूँ इसको भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि जब आप इसको ध्यान से सुन लेंगे तो एमसीक्यू जो मैं लेकर आई हूँ वो तो आप पढ़ेंगे ही, लेकिन आप जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कहीं से भी आपका प्रश्न बने हिंदी भाषा उपबोलियों से या उपभाषाओं से तो आप ये आराम से उन प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आपका कंसेप्ट पहले, उसके बाद फिर आपके जो हैं एमसीक्यू। चलिए देख लीजिए। बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि मैडम बुक में समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से पढ़ें, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ कुछ तरीका मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको अपने वन लाइनर इसमें से अपने नोट्स भी आप तैयार कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। हिंदी उपभाषाएं एवं बोलियां। हिंदी भाषा का विकास क्रम पहले हम देखेंगे। हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ। हिंदी भाषा का जो संबंध रहा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा से रहा है। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। प्रथम आर्य भाषा का काल 1500-500 ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व याद रखना, ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व। और द्वितीय आर्य भाषा का जो काल रहा है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 है। तो ये आपके 3 पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। फिर तीसरी या आधुनिक आर्य भाषा का जो काल रहा है वो 1000 ईस्वी से अब तक निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 पॉइंट्स बन चुके हैं भाषा से संबंधित, नोट डाउन कर डालिए। चल आगे चलते हैं। अब इन्होंने इस प्रकार हिंदी भाषा के विकास काल को 3 चरणों में विभक्त किया जा सकता है। 1000 से 1500 ईस्वी, 1500 से 1800 ईस्वी और 1800 से अब तक की जो टाइम चल रहा है वहाँ तक हिंदी भाषा का विकास को हम बांट सकते हैं। अब ये तो टॉपिक रहा आपका हिंदी भाषा के विकास से संबंधित। हमें क्या क्या देखना, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। पहले हमने विकास देखा, अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार यह क्रम बढ़ता चला गया। हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, हमें इसमें से मेन पॉइंट्स निकालने हैं। अब आगे आते हैं। हिंदी भाषा के विकास क्रम को यदि देखा जाए तो कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। भाषा क्रमशः जटिलता से सरलता की ओर बढ़ती है। ये ओदर लिखा है ना, ये और है, ठीक है, इसको ठीक कर लेना आप। क्रिया रूपों से सरलीकरण की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। अब देखिए यहाँ से प्रश्न कैसे बन सकता है आपका। यहाँ से प्रश्न बनेगा आपका कि जो भाषा है वह सरलता से जटिलता की ओर जाती है, जटिलता से सरलता की ओर जाती है, कठिनता से सरलता की। तो इस तरह से आपका यहाँ पर प्रश्न बनता है। तो आपको ध्यान रखना है जो भाषा है वह जटिलता से सरलता की ओर बढ़ी है। कौन सी भाषा? हिंदी भाषा से संबंधित यहाँ पर आपका प्रश्न बनेगा कि जो हिंदी है वह जटिलता से सरलता की ओर बढ़ती है। चलिए आगे चलते हैं। हम वही पॉइंट्स पढ़ेंगे जो हमारे लिए इसमें हम एग्ज़ाम में हमारे लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि यहाँ पर बुक बहुत बड़ी है आपकी, चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैंने जो है आपके वही पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं चैप्टर में से जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे और इनमें से आप अपने एमसीक्यू या वन लाइनर आंसर तैयार कर सकेंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखते हैं। मध्यकाल में अरबी फारसी, ये तो आपके लिए कोई खास नहीं है। पुर्तगाली, ये सारे शब्द आप जब तद्भव वाला आप चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर ये सब आपको मिलेंगे। अब देख लीजिए। हिंदी भाषा के बोलने वालों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती रही है। यहाँ पर इस तरह का कोई पॉइंट नहीं है। अब आते हैं हम हिंदी भाषा की उपबोलियों पर, उपभाषाओं पर और बोलियों पर, ठीक है। हिंदी भाषा की जो उपभाषा है और बोलियों पर कौन कौन सी उपभाषाएँ हैं और कौन कौन सी बोली हैं, हम इसको देखेंगे यहाँ पर आकर। देखिए, हिंदी भाषा उपभाषाओं में और बोलियों में बटी हुई है। इसको बड़े ध्यान से आप देखना। एक पॉइंट यहाँ पर भी है आपके लिए। हिंदी भाषा क्षेत्रीय प्रसार को जो है हिंदी भाषी क्षेत्र कहा गया है। तो पॉइंट्स आपका बन सकता है प्रश्न कि हिंदी भाषा क्षेत्र किन क्षेत्रों को कहा जाता है। तो आपको बताना है जो हिंदी भाषा के क्षेत्र हैं वहाँ उसको हिंदी भाषा क्षेत्र कहा जाता है। और यहाँ क्षेत्रों के नाम भी हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ये सब यहाँ पर दिए गए हैं। एक पॉइंट्स मैंने एक और देखा था यहाँ पर, वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यही था वो हिंदी भाषा क्षेत्र के बारे में। अब आगे आते हैं। अब देखिए इस वाले ये वाला जो आपका पोर्शन है इसको बहुत ध्यान से देखिए। हिंदी भाषा की उपभाषा और बोलियां। अब देखिए पहली जो उपभाषा है
पश्चिमी हिंदी है। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी। तो बांगरू या हरियाणवी क्यों है यहाँ पर? क्योंकि बांगरू हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है। फिर है ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली, इन पांचों को आपको याद रखना है। फिर है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। प्रश्न जो मैं प्रश्न लेकर आई हूँ, यहीं से रिलेटेड मैंने प्रश्न बनाए कि किस तरह से यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। फिर है राजस्थानी। राजस्थानी में मेवाती, मालवी, हाड़ौती और मारवाड़ी। हाड़ौती को जयपुरी भी कहा गया है और मारवाड़ी को मेवाड़ी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं बिहारी। चौथी है बिहारी। बिहारी में क्या है? भोजपुरी और मगही। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये मिसप्रिंट हो चुका है, तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ ये बिहारी में और कौन कौन सी आपकी आएंगी। ये रहा यहाँ पर बिहारी में, देख लीजिए, भोजपुरी है, मगही है और साथ में मैथिली है। ठीक है, मैथिली है। और 5वें नंबर पर है आपकी पहाड़ी उपभाषा। वहाँ पर ऊपर आपने 4 देखी थी उपभाषाएं, यहाँ पर 5वें नंबर पर है पहाड़ी उपभाषा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोली आती हैं? इसके अंतर्गत आती है कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। ठीक है, नेपाली भी इसी के अंतर्गत आती है, इसमें नहीं दिया गया है, तो आप नेपाली भी इसके अंदर काउंट कर सकते हो। ठीक है, और जो डॉक्टर गिरियर्सन है उन्होंने नेपाली को इसके अंतर्गत माना है। अब देखते हैं खड़ी बोली। अब तक तो आपने समझा कि उपभाषाओं के अंदर कौन कौन सी बोली आती हैं। ठीक है, ये आपका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यहाँ पर। अब आते हैं क्षेत्र। जो खड़ी बोली है वह कहाँ कहाँ बोली जाती है? मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर आदि ज़िलों में। लेकिन प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा आपका कि जो मेरठ क्षेत्र है कौन सी बोली का क्षेत्र है? या फिर इस तरह से आ जाता है कि खड़ी बोली जो है कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? उसमें 3 आपके शहर डाल देंगे, कोई एक अलग डाल देंगे, या 3 अलग डाल देंगे, एक इसका शहर डाल देंगे, तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आपका बन सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि खड़ी बोली कौन से क्षेत्र में, ब्रजभाषा कौन से क्षेत्र में, जैसे आगरा, मथुरा, एटा यहाँ पर बोली जाती है। और इसके शब्द गयो, भलो, कहियो इत्यादि शब्द इसके उदाहरण होते हैं। और इसमें जो है ओ और आओ करांत इसकी विशेषता है। ओ और आओ आप समझते होंगे, जब लास्ट में ओ या फिर आओ या फिर आ, जहाँ पर ई ये होते हैं, ई अकारांत, ये ओकारांत या फिर आकारांत, जहाँ पर लास्ट में आता है तो उसको इकारांत उकारांत बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कन्नौजी। कन्नौजी का क्षेत्र इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहाँपुर। तो ये सब आप पढ़िएगा ध्यान से, वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए कौन कौन से शहर कौन कौन सी भाषा के लिए, कौन कौन सी बोली के लिए चुने गए हैं या बोली जाती हैं। बांगरू हरियाणा कहाँ है? यह जो है करनाल, रोहतक, अम्बाला आदि ज़िलों में बोली जाती है। दोस्तों ध्यान से इसको सुन लीजिए, क्योंकि जो MCQ हैं यहीं से बने हैं, और MCQ जो बने हैं उनके आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। ठीक है, जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तभी आंसर सही आप दे पाएंगे। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है, पता है आपको। और ये पूर्वी हिंदी से परिचित हैं कौन? तुलसीदास जी, जो रामचरितमानस लिखी है। अब आते हैं अवधी। अवधी कहाँ है? अवध मंडल की बोली को अवधी कहा गया है। ये लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली यहाँ पर बोली जाती है। बघेली, बघेल खंड की वजह से बघेली कहा गया है। या जबलपुर, मांडवा, बालाघाट में बोली जाती है। अब आते हैं छत्तीसगढ़ी। इसको छत्तीसगढ़ के कारण छत्तीसगढ़ी कहा गया है। रायपुर, बिलासपुर में बोली जाती है। राजस्थानी। राजस्थानी हिंदी का प्रमुख उपभाषा है। राजस्थानी उपभाषा में 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, यहाँ पर ये मेघती लिखा है, मेवाती कर लीजिएगा, जयपुरी और मालवी। राष्ट्र साहित्य से लेकर आधुनिक काल तक राजस्थानी साहित्य का हिंदी पर काफ़ी प्रभाव देखा जा सकता है। फिर है जयपुरी। जयपुरी कहा गया जयपुर के कारण। और इस बोली को ढूंढाड़ी भी बहुत अच्छा यहाँ पर ये पॉइंट है, ढूंढाड़ी भी कहते हैं इस बोली को। हाड़ौती इसकी उपबोली है। ठीक है, जयपुरी जो है कोटा, बूंदी जिले और जयपुर में बोली जाती है, याद रखना, कोटा, बूंदी। फिर है मेवाती। मेवाती कौन से क्षेत्रों में बोली जाती है, इसको देख लीजिए। फिर है मालवी। मालवी दक्षिणी। अब ये भी प्रश्न बनता है कि जो है मेवाती कौन से उसमें आती है, मालवी किस में आती है? अब जैसे ये दक्षिणी राजस्थान में आती है। मारवाड़ी राजस्थान की पश्चिमी बोली यानी कि पश्चिमी राजस्थान में आती है। और ये जो मेवाती है ये उत्तर राजस्थानी है। तो दक्षिण हो गया, उत्तर हो गया, पश्चिम हो गया, और जो जयपुरी है वो पूर्व की तरफ हो गई। तो चारों दिशाओं की ये अलग अलग बोलियां हैं। ठीक है,
अब आते हैं बिहारी पर। बिहारी में क्या है, यह उपभाषा का केंद्र होने के कारण इसका नाम बिहारी पड़ा। बिहारी में 3 उपभाषाएँ बोली हैं। बिहारी उपभाषा में 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। अब भोजपुरी के बारे में समझते हैं। भोजपुरी बिहारी सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली है। बिहार भोजपुर जिला इस बोली का केंद्र है। इस बोली के प्रमुख क्षेत्रों में बलिया, बस्ती, गोरखपुर ये सभी क्षेत्र आते हैं। कबीर जैसे कभी भोजपुरी का प्रभाव पड़ा। और दोस्तों, भोजपुरी एक ऐसी बोली है जो बिहार में कम, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बोली जाती है। इस तरह का प्रश्न भी आपका बन सकता है। अब आते हैं मगही। मगध प्रदेश की होने के कारण मागधी पड़ा है। यह बोली मुख्य रूप से बिहार के पटना आदि जिलों में बोली जाती है। बातें हैं मैथिली। मिथिला प्रदेश होने के कारण मैथिली पड़ा है। और मैथिली हिंदी की भाषा है या नहीं, इस प्रश्न को लेकर मतज्ञ हैं, इनके मत नहीं है। और जो है साहित्यिक दृष्टि से मैथिली बिहारी उपभाषा की बोली की सर्वाधिक संपन्न बोली है। और जो है इसमें जो नागार्जुन जैसे समर्थ कवि मैथिली भाषा की मिट्टी से ही उपजे हैं, और साथ में विद्यापति भी। ठीक है। अब आते हैं पहाड़ी उपभाषा, जो कि 5वें नंबर की उपभाषा है। इस उपभाषा का संबंध पहाड़ी अंचल की बोलियों से जुड़ा है, इसलिए इसे पहाड़ी नाम दिया गया। दोस्तों, मैं कंसेप्ट इसलिए लेकर आई हूँ, सीधे सीधे एमसीक्यू इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि आपने बहुत से बच्चों ने जो है कंसेप्ट क्लियर ही नहीं किया अपना। तो यहाँ से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और साथ में आपके एमसीक्यू भी तैयार होंगे। अब आते हैं कुमाऊनी। कुमाऊनी खंड में बोले जाने के लिए कुमाऊँ कहलाई। कुमाऊनी बोली में स्वर साहित्य मिलता है। कुमाऊनी हिंदी साहित्य में सुमित्रानंदन पत आदि साहित्यकार हुए हैं। अब है गढ़वाली। गढ़वाली में क्या है, यह उत्तराखंड के गढ़वाल खंड होने के कारण क्या कहलाई, गढ़वाली कहलाई। यह नैनीताल, तराई, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर गढ़वाली बोली जाती है। क्योंकि ये क्षेत्र मिले जुले हैं तो इसलिए यहाँ पर भी ये, वैसे सहारनपुर में जो है खड़ी बोली का है, लेकिन यहाँ पर आपका ये भी क्षेत्र आता है। अब आते हैं हम आपके एमसीक्यू पर। चलिए दीजिए आंसर फटाफट। कंसेप्ट क्लियर हो गया है और जिन्होंने ढंग से पढ़ा है, जिन्होंने ध्यान से सुना है, वीडियो को देखा है, वही ये आंसर कर पाएंगे। चलिए पहला आंसर, ब्रजभाषा की बोली है, बता दीजिए। पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी या फिर राजस्थानी। ब्रजभाषा की बोली है कौन सी, ब्रजभाषा जो है किसकी बोली है, यहाँ पर होता है किसकी बोली है, ब्रजभाषा किसकी बोली है, तो आपको पता है ना, पश्चिमी हिंदी की बोली है। अभी अभी हमने पढ़ा है। मेरठ बोली का क्षेत्र कौन सा है, जो मेरठ का क्षेत्र है वो कौन सी बोली का क्षेत्र है, ब्रजभाषा का, खड़ी बोली का, अवधी का या फिर बुंदेली का। अभी अभी मैंने आपको बताया खड़ी बोली का क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं। बलिया क्षेत्र है कौन सी बोली का क्षेत्र है, बुंदेली का, अवधी का, भोजपुरी का या फिर कन्नौजी का। अभी आपको मैंने बताया था कि बलिया कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये आएगा आपका भोजपुरी में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। वृंदावन क्षेत्र कौन सी बोली का है, वृंदावन जो क्षेत्र है वो कौन सी बोली का क्षेत्र है, अवधी का, कन्नौजी का, छत्तीसगढ़ी का या फिर ब्रज भाषा का। वृंदावन आपको पता ही है ब्रज में पड़ता है, तो कौन सी बोली होगी, ब्रज। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणवी बोली बोली जाती है मेरठ में, करनाल में, दिल्ली के कुछ हिस्सों में और फैजाबाद में। अब यहाँ थोड़ा सा डाउट आपका क्लियर कर देती हूँ। करनाल भी है लेकिन दिल्ली के जो कुछ हिस्से हैं उसके पास से लगे हुए हैं हरियाणा के, वहाँ हरियाणवी बोली बोली जाती है। तो अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर अकेला करनाल आता है, इसके साथ कोई और आता है, तो आप करनाल को भी टिक कर सकते हैं। आगे है पाली भाषा का अन्य नाम है मागधी, प्राकृत, अपभ्रंश या फिर ब्राचड़। तो पाली भाषा का अन्य नाम क्या पड़ेगा, मागधी। चलिए आगे चलते हैं। हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। भोलानाथ तिवारी, देवेंद्र कुमार शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। तो जल्दी से सोच के बताइए, हिंदी भाषा का उद्गम व विकास पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। चलिए आगे चलते हैं। पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी गई है, पूर्वी हिंदी पूछा गया है, कौन से अपभ्रंश से मानी गई है, ब्राचड़ से, शोरसेनी से, अर्धमागधी से या फिर मागधी से। तो दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, जो पूर्वी हिंदी का जो उत्पत्ति हुई है कौन से अपभ्रंश से हुई है, वह जो हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है। और शोरसेनी जो पश्चिमी हिंदी है आपकी, उसकी शोरसेनी से हुई है। ठीक है। और जो मागधी है उसकी जो आपकी बिहारी है, ब्राचड़ जो है सिंधी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है खड़ी बोली का एक अन्य नाम है मेरठी, कोरवी, हड़ौती, नागज। अभी भी आपको मैंने कंसेप्ट में समझाया था कि खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, खड़ी बोली का अन्य नाम कोरवी है।
आगे चलते हैं, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज, खड़ी बोली, बुंदेली या फिर वघेली? पश्चिमी हिंदी की अभी अभी आपको बोलियां बताई थी मैंने। जल्दी से सोचिए कौन सा आंसर आप सोच रहे हैं। ब्रज तो है ही, खड़ी बोली भी है, बुंदेली भी है, लेकिन वघेली नहीं है। कमेंट बॉक्स में बताइए किसकी है ये बोली। चलिए आगे चलते हैं, सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? प्राचल से, पैशाची से, शौरसेनी से या फिर मागधी से? सिंधी भाषा का विकास बताना है, कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो पैशाची से नहीं हुआ, शौरसेनी से नहीं हुआ, मागधी से भी नहीं हुआ, प्राचल से हुआ है। ठीक है। ढूंढाड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? मैंने अभी फ़िलहाल आपको ऊपर जो कंसेप्ट क्लियर किया था, मैंने आपको कहा था कि आपको इस प्रकार से भी प्रश्न याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से राजस्थान की जो बोलियों से प्रश्न बनते हैं वो यही ऐसे ही बनते हैं। दक्षिणी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र। तो बताइए ढूंढाड़ी के बारे में। अभी अभी आपको बताया, कोटा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर या जोधपुर, बीकानेर। जब आपको पता है कि मैंने भी बताया था ढूंढाड़ी को क्या कहते हैं, जयपुरी भी कहते हैं, और जयपुर कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर में। ठीक है। ऐसे आप थोड़ा दिमाग को भी चलाना है। आप जब एमसीक्यू करते हैं तो थोड़ा अपना माइंड को फास्ट कीजिए, थोड़ा सा अपडेट रहिए, कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, तब एमसीक्यू कीजिए। अब भ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो आपको मालूम ही है। अब बचे हमारे 3, तो बता दीजिए अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? ये आपके लिए प्रश्न मैंने छोड़ा है, इसका आप मुझे कहाँ आंसर देंगे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए आगे चलते हैं, कौन सी भाषा की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से मानी जाती है? बताइए मागधी अपभ्रंश से किसकी मानी जाती है? बंगला से, पंजाबी से, मद्रासी से या फिर गुजराती से? मागधी के बारे में पूछा है, बड़े ध्यान से सुनिए। तो मागधी की जो है बंगला से उत्पत्ति, बांग्ला, मागधी अपभ्रंश की बंगला। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब है लास्ट प्रश्न आपका, 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 15, 20 या फिर 18? तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं की मान्यता मिली थी वो पहले 15 मिली थी, फिर उसमें और जोड़ी गई, तो फिर वह 18 हो गई। सबसे पहले 14 भाषाओं को मान्यता मिली थी जब हमारा संविधान बना था, तो उसके बाद फिर 15 हुई, उसके बाद फिर 18 हुई, उसके बाद फिर अब आपकी और जोड़ी गई है तो 22 हो गई है। लेकिन प्रश्न का आंसर अभी 18 ही बनेगा। 8वीं अनुसूची में भी 18 बोलियों को ही, 18 भाषाओं को ही मान्यता मिली हुई है। तो इस प्रकार से आपके 15 प्रश्न हो चुके हैं और ये प्रश्न आपके लिए छोड़ा गया है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। अगर आपको अच्छे से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, कंसेप्ट क्लियर करने हैं, और सारे ही यूनिट्स के आपको कंसेप्ट क्लियर करने के बाद एमसीक्यू भी करने हैं, तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और बेल आइकन हिट नहीं किया तो ज़रूर करें, और सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो करके जाइए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन हिट करेंगे, तभी आपको नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। हम आपको जो है ग्रुप बनाकर दे तो देते हैं, लेकिन आपका भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सब्सक्राइब करें और अपने लिए अपडेट रहें कि हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है हिंदी मिरर पर, और आपके एमसीक्यू भी कराए जा रहे हैं, यूनिट वाइज कराए जा रहे हैं। ये नहीं कि आपको एकदम से सारी चीज़ें हमने दे दी हैं, यूनिट वाइज आपके प्रश्न दे रही हूँ, यूनिट वाइज आपका कंसेप्ट क्लियर कर रही हूँ। सारे पेपर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक एंड शेयर करते रहिए।